हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। भारतीय राजनीतिक विचारकों की इस सीरीज में आज हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक विचारों को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय को। बात करें इनके जीवन परिचय की तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक प्रमुख भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिता सूबेदार रामजी मालोजी पढ़े लिखे व्यक्ति और संत कबीर के अनुयायी थे। आगे बात करते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा की। शिक्षा की बात करें तो अंबेडकर ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और आगे की पढ़ाई न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में की। आगे बात करते हैं हम इनके योगदान की कि इनका योगदान क्या रहा। तो बात करें योगदान की तो वर्ष 1924 में उन्होंने दलित वर्गों के कल्याण हेतु एक संगठन की शुरुआत की और वर्ष 1927 में दलित वर्गों की स्थिति को उजागर करने के लिए बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन भी शुरू किया। आगे बात करें तो मार्च 1927 में महार सत्याग्रह का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। इन्होंने तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे तीनों में भाग लिया था। वर्ष 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें जो दलित वर्ग थे यानी कि जो कम्युनल अवार्ड लाया गया था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, तो दलित वर्गों हेतु जो अलग निर्वाचक मंडल की बात की गई थी उसके विचार को त्याग कर गांधी जी के साथ जो सामान्य सीटें थी उन्हीं पर जो चुनाव लड़ने की बात कही गई थी उसी पर लड़ा। 1936 में उन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा हेतु इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। आगे बात करें तो वर्ष 1942 में डॉक्टर अंबेडकर को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1946 में बंगाल से वे संविधान सभा हेतु चुने गए और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, यानी कि संविधान को बनाने वाली जो समिति थी, प्रारूप समिति जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, उस समिति के ये अध्यक्ष बनाए गए। उन्होंने भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी याद किया जाता है, यानी कि उनको भारतीय संविधान का पिता या जनक भी कहा जाता है क्योंकि संविधान निर्माण करने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ष 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने। हिंदू कोड बिल पर मतभेदों को लेकर उन्होंने वर्ष 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। आगे बात करते हैं इनके बारे में कुछ अतिरिक्त विवरण की। काफी सारी जानकारी अभी हमने इनके बारे में देखी, कुछ और जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको हम देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर ने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चैत्य भूमि मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मारक है, यानी कि उनके स्मारक का नाम चैत्य भूमि है। उन्हें वर्ष 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। आगे बात करते हैं उनके द्वारा प्रकाशित कुछ पत्र पत्रिकाओं की। तो उनके द्वारा प्रकाशित महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में पहली है मूक नायक जो कि 1920 में प्रकाशित हुई। दूसरी है बहिष्कृत भारत जो कि 1927 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा समता और जनता भी उनकी ही पत्रिकाएं हैं। समता 1929 में और जनता 1930 में प्रकाशित हुई। आगे बात करते हैं उनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों के बारे में। ये सब पढ़ने के बाद हम जानेंगे इनके राजनीतिक विचारों को। तो पहले पुस्तकों की बात करते हैं तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इनकी पुस्तक है। बुद्ध और कार्ल मार्क्स। इसके अलावा द अनटचेबल हु आर दे एंड व्हाई दे हैव बिकम अनटचेबल्स, बुद्ध एंड हिज धम्म, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, ये सारी उनकी पुस्तकें हैं। आगे बात करते हैं उनके द्वारा निर्मित कुछ संगठनों की। तो पहली जो संगठन है उनका वो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो कि उन्होंने 1923 में गठित की। इसके अलावा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में और अनुसूचित जाति संघ 1942 में। तो ये उनके द्वारा बनाए गए कुछ संगठन हैं। आगे बात करते हैं उनके भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता के रूप में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संविधान में क्या उनकी भूमिका रही भारतीय संविधान निर्माण के बारे में, उसको यहाँ पर देखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की कानूनी विशेषज्ञता और विभिन्न देशों के संविधान का ज्ञान, यानी कि क्योंकि वो काफी ज्यादा मतलब
विशेषज्ञ थे कानून के मामले में और उन्होंने बहुत सारे देशों के संविधान का क्या किया था, अध्ययन किया था, यानी कि बहुत से संविधानों का उन्हें ज्ञान था। तो इस कारण संविधान के निर्माण में बहुत मददगार वो साबित हुए। वह संविधान सभा की मसौदा समिति यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा बात करें तो उनके सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो मौलिक अधिकारों, मजबूत केंद्र सरकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के क्षेत्र में था, यानी कि उन्होंने सबसे ज्यादा योगदान इस चीज में दिया। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद जो 32 है उसको उन्होंने क्या कहा कि जो पूरा संविधान है उसकी आत्मा है, यानी कि मौलिक अधिकारों को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था कि अगर मौलिक अधिकार नहीं है तो संविधान में फिर कुछ भी नहीं रह जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था से है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा था कि इसके बिना संविधान अर्थहीन है, यानी कि अगर संविधान में आर्टिकल 32 ना हो तो संविधान क्या है, बिल्कुल ही बेकार है, यानी कि फिर उसमें उसकी मतलब शरीर तो रहेगा लेकिन उसमें उसकी आत्मा नहीं रहेगी। उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक मजबूत केंद्र सरकार का समर्थन करते थे। उन्हें डर था क्योंकि स्थानीय और प्रांतीय स्तर पर जातिवाद अधिक शक्तिशाली था। इस वजह से वो चाहते थे कि एक केंद्र सरकार क्या हो, मजबूत हो, ताकि वो कड़े से कड़े फैसले ले सके। इस स्तर पर सरकार उच्च जाति के दबाव में निम्न जाति के हितों की रक्षा नहीं कर सकती, यानी कि अगर केंद्र सरकार मजबूत नहीं होगी तो वो क्या करेगी, जो उच्च जाति के दबाव में आकर निम्न जाति के जो लोग हैं उनकी रक्षा नहीं कर पाएगी। इसलिए वो चाहते थे कि जो केंद्र सरकार है वो काफी शक्तिशाली रहे, क्योंकि राष्ट्रीय सरकार इन दबावों से कम प्रभावित होती है, इसलिए वह निचली जाति का संरक्षण सुनिश्चित करेगी। उन्हें यह भी डर था कि अल्पसंख्यक, जो कि राष्ट्र का सबसे कमजोर समूह है, राजनीतिक अल्पसंख्यकों में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी कि एक तो वैसे ही वो क्या थे, कमजोर समूह थे, और अगर उन्हें संरक्षण नहीं मिला तो राजनीतिक रूप से, यानी कि राजनीति जो होती है जैसे मतलब जो बड़े बड़े पोस्ट होती हैं हमारी राजनीति में, जैसे कि प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, इस तरह की जो पोस्ट है उनमें भी वो क्या करेंगे, पिछड़ जाएंगे, इसलिए उनको आरक्षण वहां पर दिया गया। इसलिए वन मैन वन वोट का लोकतांत्रिक शासन पर्याप्त नहीं है, अल्पसंख्यकों को सत्ता में हिस्सेदारी की गारंटी भी दी जानी चाहिए। वह मेजिटेरियनिज्म सिंड्रोम के खिलाफ थे और उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में कई सुरक्षा उपाय इसलिए सुनिश्चित किए थे, यानी कि आरक्षण की बात उन्होंने कही थी। भारतीय संविधान विश्व का सबसे अधिक व्यापक और विशाल संविधान है, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रशासनिक विवरणों को शामिल किया गया, क्योंकि हर छोटी से बड़ी चीज हमने अपने संविधान में लिखी हुई है। बाबा साहब ने इसका बचाव करते हुए कहा था, यानी कि बहुत लोग कहते हैं कि मतलब हमारा जो संविधान है वो काफी बड़ा है, तो इसका बचाव करते हुए उन्होंने कहा था कि पारंपरिक समाज में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना बनाई गई है। यदि सभी विवरण शामिल नहीं होंगे तो भविष्य के नेता तकनीकी रूप से संविधान का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए ऐसे सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। यानी कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि अगर सारी चीजें क्लियरली संविधान में नहीं लिखी गई तो हो सकता है आगे आने वाले जो राजनेता हैं इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। इसलिए यानी कि इससे पता चलता है कि वो जानते थे कि संविधान लागू होने के बाद भारत को किन व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि वो दूरदर्शी भी थे। आगे हम बात करेंगे अब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनके राजनीतिक विचारों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उनके शासन संबंधी विचारों को, कि उनके शासन के संबंध में क्या विचार थे। तो शासन के संबंधों में विचार की बात करें तो उनका मानना था कि राज्य का वास्तविक और प्रत्यक्ष रूप सरकार है। सरकार अपना कार्य सुचारू रूप से तभी कर सकती है जब उसकी प्रजा उसके आदेशों को माने, और प्रजा द्वारा सरकार के आदेशों का पालन स्वैच्छिक होना चाहिए। अंबेडकर सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलनों के पक्ष में नहीं थे, वह उन्हें अराजकता का पर्याय मानते थे। यदि शासन अन्याय और अत्याचार की राह पर चले तो अंबेडकर नागरिकों को उसका विरोध करने की सलाह देते थे, यानी कि सविनय अवज्ञा मतलब जैसे गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन था कि मतलब हम क्या करेंगे, जो शांतिपूर्ण रूप से जो कानून है उनकी अवज्ञा करेंगे। तो जो अंबेडकर थे वो इस बात में यकीन नहीं रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर जो शासन करने वाले हैं यानी कि सरकार है, अगर वो अन्याय करती है या फिर अत्याचार करने की राह पर चल पड़ती है तो जो नागरिक हैं उस देश के, उनको अधिकार है कि वो उसका विरोध करें। अंबेडकर ने राज्य के निम्नलिखित कर्तव्य बताए, यानी कि उन्होंने बताया कि राज्य के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो पहला, जीवन स्वतंत्रता, सुख प्राप्ति, भाषण स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करना, यानी कि व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता, वो सुख से रह पा रहा है ये। इसके अलावा उसे बोलने की यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, साथ ही साथ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की जो रक्षा करना है वो सरकार का ही काम है। समाज के दलित वर्गों को अपेक्षाकृत अधिक
अधिक सुविधाएं देकर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानता को दूर किया जाए, क्योंकि आर्थिक असमानता है समाज में, साथ ही साथ जो मतलब सामाजिक असमानता है वो भी है। तो वो चाहते थे कि दलित वर्गों को ज्यादा सुविधाएं देकर उनको जो मतलब सवर्ण वर्ग है उनके बराबर लाया जाए। इसके अलावा नागरिकों को अभाव और भय से मुक्ति देना भी सरकार का कर्तव्य है। अंबेडकर के राजनीतिक चिंतन में स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए गुंजाइश है, जो नागरिकों की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन संस्थाओं के बिना नागरिकों का उचित रीति से विकास नहीं हो सकता। तो ये थे उनके शासन संबंधी विचार। आप जानते हैं उनके राज्य से संबंधित क्या विचार थे। राज्य से संबंधित विचारों की बात करें तो अंबेडकर के विचारों में उदारवाद और समाजवाद दोनों के दर्शन होते हैं, यानी कि राज्य संबंधी जो विचार थे उसमें समाजवाद और उदारवाद दोनों हमें दिखाई देता है। यही कारण है कि अंबेडकर एक ऐसा राज्य चाहते थे जो व्यक्ति के स्वतंत्रता और गरिमा का सम्मान करते हुए लोक कल्याणकारी मार्ग को प्रशस्त करे, यानी कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, उसका जीवन गरिमापूर्ण हो और साथ ही साथ उसका कल्याण भी हो, इस तरह का शासन या वो चाहते थे। समाजवादी विचारों से व्यक्ति को साध्य मानते हैं, इसलिए वे व्यक्ति की स्वतंत्रता को संकट में डालकर लोक कल्याण नहीं चाहते थे। यानी कि उनका मानना क्या है कि जो समाजवादी विचार हैं वो व्यक्ति के साध्य हैं, इसलिए मतलब वो ये नहीं चाहते कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को संकट में डालकर लोक कल्याण किया जाए, यानी कि लोक कल्याण इस उस पे किया जाए कि व्यक्ति की जो पर्सनल स्वतंत्रता है उसको ही छीन लिया जाए, तो फिर ऐसा जो कल्याण है वो किसी काम का नहीं है। वे कुल मिलाकर उदारवादियों की तरह राज्य के सकारात्मक भूमिका को स्वीकारते हैं, किंतु व्यक्ति स्वतंत्र तभी स्वतंत्रता का शरण ना हो, यानी कि जो व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता का शरण ना हो। लोक कल्याणकारी राज्य में ही सर्वांगीण विकास और समस्त नागरिकों, यानी कि जो भी लोक कल्याणकार राज्य होगा उसी में सभी जो लोग हैं, सभी जो व्यक्ति हैं उनका सर्वांगीण विकास, यानी कि हर तरह का विकास, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो और नैतिक हो, हर तरह का जो सर्वांगीण विकास है वो, इसके अलावा जो पूरे नागरिक हैं देश के, उन सबकी प्रगति संभव है। अंबेडकर चाहते थे कि राज्य का जो संचालन है या फिर जो नियंत्रण है वो संतुलन के सिद्धांत पर आधारित हो, संसदीय प्रणाली के माध्यम से हो, ताकि शासन के 3 अंग, यानी कि जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, तो शासन के तीनों अंग संयमित और मर्यादित रहें। अल्पसंख्यक जो थे उनके अधिकारों पर बहुमत के अतिक्रमण होने की संभावना के प्रति वो सचेत थे। अंबेडकर मिल की भांति स्वतंत्रता के परम उपासक थे। मिल एक मतलब विदेशी विचारक है, राजनीतिक विचारक हैं, तो अंबेडकर भी उनकी भांति ही जो स्वतंत्रता है उसके परम उपासक थे, यानी कि स्वतंत्रता को सबसे पहले मानते थे। इसलिए वे एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की स्थापना करने हेतु वयस्क मताधिकार की वकालत करते थे, यानी कि वयस्क मताधिकार की वकालत करते थे कि सरकार को चुनने का जो अधिकार है वो जनता के पास होना चाहिए। वे मताधिकार की आयु जो थी, आयु के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिबंध के हिमायती ना थे, यानी कि जैसे कि शुरुआत में क्या था कि जो मताधिकार का अधिकार था, वोट देने का जो अधिकार था वो कुछ ही लोगों को दिया जाता था, जिनके पास मतलब एक एज तो थी ही लिमिट, जिसके पास कुछ संपत्ति हो या मतलब किसी चीज में वो कोई टैक्स भरता हो, तो इस तरह के लोगों को ही क्या था, वोट देने का अधिकार था। तो जो अंबेडकर थे उनके विचार ये थे कि वोट देने की जो उम्र है उसके अलावा, यानी कि एक उम्र के अलावा वोट देने का जो अधिकार है उस पर और किसी चीज का जो रोक है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक सिर्फ एक ही सिंपल क्राइटेरिया होना चाहिए, एज। जैसे कि हमारे देश में है कि अभी क्या है, 18 साल का कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है या नहीं है, वो हर किसी को क्या है, वोट देने का अधिकार है। तो बस वो यही चाहते थे कि वोट देने के अधिकार पे किसी और चीज की रोक टोक ना हो, सिर्फ आय की वो मतलब आयु की वो चाहते थे कि हाँ एक एज होनी चाहिए। अंबेडकर के लोकतांत्रिक संबंधी विचारों की अब हम बात करेंगे। अंबेडकर सामाजिक न्याय के पक्षधर होने के कारण स्वतंत्रता में उनका अधिक विश्वास था। वे संपूर्ण जीवन में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को स्थापित करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहे, जो प्रजातंत्र का मूल आधार है। उनका मानना था कि प्रजातंत्र केवल सरकार का एक रूप मात्र न होकर सामाजिक संगठन का स्वरूप भी है। अतः प्रजातंत्र को उच्चता और निम्नता पर बिना विचार किए हुए सभी के कल्याण हेतु कार्य करना चाहिए, यानी कि जो भी प्रजातंत्र है वो किसी एक खास वर्ग के लिए नहीं, बल्कि उसे क्या करना चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए जो सभी के लिए लाभकारी हो। राजनीतिक प्रजातंत्र के संदर्भ में 4 आधार स्तंभ की हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहला है कि व्यक्ति अपने आप में स्वतः एक साध्य है। व्यक्ति को कुछ ऐसे अधिकार हैं जिन्हें देने का वायदा संविधान को करना चाहिए। व्यक्ति को किसी प्रकार का विशिष्ट अधिकार देने की यह शर्त ना हो कि उसे संवैधानिक अधिकार छोड़ने पड़ेंगे, यानी कि उसे अगर ये कहा जा रहा है कि आपको किसी विशेष अधिकार को दिया जाएगा और उसके लिए आपको संवैधानिक अधिकार छोड़ने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति को ऐसा अधिकार नहीं, राज्य किसी व्यक्ति को ऐसा अधिकार नहीं देगा जिससे वह दूसरों पर शासन कर सके, यानी कि सभी व्यक्ति क्या होंगे, बराबर होंगे। अंबेडकर चाहते थे कि प्रजातंत्र में स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन स्थापित रहे। प्रजातंत्र अहिंसात्मक उपायों पर अवलंबित रहे। वे कहते थे कि प्रजातंत्र शासन की एक ऐसी पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है जिसके माध्यम से लोगों के राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी बिना रक्त रंजित तरीकों को अपनाए आमूल चूल परिवर्तनों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सकता है, यानी कि उनका मानना था कि कार्य ऐसे किए जाएं जिससे बिना किसी
किसी रक्तपात के शांति से सभी जो वर्ग है उनका कल्याण किया जा सके। अंबेडकर प्रजातंत्र के संसदीय स्वरूप को अत्यधिक पसंद करते थे, यानी कि अभी जो हमारे देश में है संसदीय स्वरूप सरकार का, तो वो उसको ही पसंद करते थे। वे संसदीय शासन व्यवस्था के निम्नलिखित लक्षणों के कारण भारत के लिए उपयोगी मानते थे, यानी कि वो संसदीय जो व्यवस्था है उसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जिनके कारण वो भारत के लिए इस व्यवस्था को उचित मानते थे। तो पहला ये है कि इसमें शासन का अधिकार वंशानुगत नहीं होता, यानी कि किसी वंश का शासन नहीं होता। जो योग्य होता है हर किसी व्यक्ति को वहां तक पहुंचने का अधिकार है। इसमें व्यक्ति विशेष जो होता है वो शासन या सत्ता का प्रतीक नहीं होता। निर्वाचित प्रतिनिधियों में जनता का विश्वास रहता है, क्योंकि जनता खुद उन्हें चुनकर भेजती है। लेकिन अंबेडकर पश्चिम देशों जैसे कि जर्मनी, रूस, स्पेन इत्यादि में संसदीय शासन प्रणाली की विफलता से भी चिंतित थे। वे भारत के लिए चाहते थे कि इसे स्वीकारने से पूर्व इस बात पर मंथन होना चाहिए, यानी कि भारत के लिए इस प्रणाली को स्वीकारने से पूर्व इस बात पर मंथन होना चाहिए कि जो भी देश जिनमें ये प्रणाली सफल नहीं हो पाई है, ऐसा क्यों हुआ है। वे कहते थे कि संसदीय लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब समाज में असमानताएं ना हो, यानी कि जब समाज में सभी लोग समान हो, असमानताएं ना हो, तब जो लोकतंत्र है वो ज्यादा सफल हो सकता है। और एक सशक्त विपक्ष भी अस्तित्व में होना चाहिए। वे लोकतंत्र के लिए स्थायी रूप से प्रशासनिक तंत्र और संवैधानिक नैतिकता की भी बात करते थे। आगे हम बात करेंगे अंबेडकर के सामाजिक लोकतंत्र से संबंधित विचारों की। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को पहली शर्त माना, यानी कि पहले राजनीतिक लोकतंत्र तभी आ सकता है जब पहले देश में क्या हो, सामाजिक लोकतंत्र हो, यानी कि सामाजिक रूप से लोग एक दूसरे के बराबर अधिकार रखते हो। सामाजिक लोकतंत्र के लिए उन्होंने जाति प्रथा और अस्पृश्यता को समाप्त करना जरूरी माना। उनके मतानुसार सफल लोकतंत्र के कार्यकरण के लिए जरूरी है कि समाज में गंभीर असमानताएं ना हो, कोई दलित वर्ग ना हो, कोई शोषित वर्ग ना हो, और ना ही कोई ऐसा वर्ग हो जिसके पास समस्त विशेषाधिकार हो। अंबेडकर ने दलित और शोषित वर्गों के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षणों की घोषणा को सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक माना। उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र के लिए ऐसे संवैधानिक संरक्षणों को भी आवश्यक माना कि बहुमत के आधार पर वे सत्ता में आने वाला कोई भी दल जन्म के आधार पर भेदभाव या अस्पृश्यता आदि के उन्मूलन के कार्यों में शिथिलता न बरत सके। दलित वर्गों को उनके न्याय सम्मत अधिकार प्रदान करने के लिए पूर्ण निष्ठा से प्रयत्नशील रहे। उन्होंने कहा कि समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के मूल्यों पर आधारित एक ऐसी उपयुक्त सामाजिक प्रणाली ही लोकतंत्र का आदर्श चरितार्थ हो सकता है। अंबेडकर ने भारत में विद्यमान सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं में समन्वय स्थापित करके एक एकताबद्ध सामाजिक प्रणाली स्थापना करने के लिए या स्थापना की धार्मिक विश्वासों, सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों आदि में से कट्टरता, संकीर्णता और रूढ़िवादिता को समाप्त करने की आवश्यकता अनुभव की। सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू किए जाने तथा धार्मिक और भाषाई सहिष्णुता के प्रोत्साहन पर बल दिया। आगे बात करते हैं अंबेडकर के साम्यवाद से संबंधित विचारों की। मार्क्स और डॉक्टर अंबेडकर दोनों ही दलितों के उत्थान की बात करते थे। दोनों ही एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते थे जो शोषण से बचा हुआ हो। दोनों ही गरीबों की भलाई के लिए संघर्ष में विश्वास करते थे। परंतु इन सब के होते हुए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मार्क्स की बहुत सी बातें पसंद नहीं थी। वे हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें मार्क्स का हिंसक क्रांति का मार्ग पसंद नहीं था। उनका कहना था कि हिंसा पर आधारित कोई भी राज्य स्थायी और टिकाऊ नहीं हो सकता। यह वर्ग संघर्ष के विरुद्ध है। उनका कहना था वे वर्ग संघर्ष के विरुद्ध थे। उनका कहना था कि भारत में शोषण का आधार वर्ग न होकर वर्ण रहा है, यानी कि भारत में क्या है, अमीर गरीब का कोई वर्ण नहीं है, जबकि भारत में क्या है, जो परेशानी है वो जाति प्रथा यानी कि वर्ण है। इसलिए भारत में वर्ग संघर्ष अनावश्यक है। भारत से तो ये वर्ण भेद समाप्त होना चाहिए। जो वर्णों के नाम पर भेदभाव किया जाता है वो समाप्त होना चाहिए। उन्होंने भारत के संदर्भ में वर्ग संघर्ष की पूरी मान्यता गलत लगती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों से भी वो सहमत नहीं थे। वे राज्य को शोषण का माध्यम नहीं मानते थे, यानी कि जो मार्क्स थे वो राज्य को शोषण का माध्यम मानते थे, जबकि जो अंबेडकर थे वो ऐसा नहीं मानते थे। वे तो मानते थे कि राज्य के माध्यम से ही सभी न्यायोचित कार्य किए जा सकते हैं और दलितों की स्थिति सुधारी जा सकती है। राज्य सामाजिक परिवर्तन के अनेक उपयोगी कार्य कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मार्क्स की कल्पना सर्वहार वर्ग के अधिनायकवाद के भी बहुत आलोचक थे। उनका कहना था कि साम्यवादी राज्य तो अधिनायकवादी राज्य ही होता है। इसमें नागरिकों को मूलभूत स्वतंत्रताओं से वंचित किया जाता है। आगे हम बात करते हैं अंबेडकर के धर्म संबंधी विचारों की। अंबेडकर के धर्म संबंधी विचारों की बात करें तो इसके अलावा अंबेडकर मार्क्स के धर्म संबंधी विचारों से भी सहमत नहीं थे। मार्क्स तो धर्म को अफीम मानता था, जबकि अंबेडकर के अनुसार धर्म मानव जीवन को निर्मल बनाने का अच्छा मार्ग था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में बुद्ध का चिंतन मार्क्स के चिंतन की अपेक्षा अधिक अच्छा था। अंबेडकर
ने कहा था कि बौद्ध धर्म में कार्ल मार्क्स का संपूर्ण उत्तर है, यानी कि कार्ल मार्क्स जो भी प्रश्न पूछते हैं उसका जो उत्तर है वो बौद्ध धर्म में है। उनके अनुसार दुख निवारण के लिए बौद्ध धर्म का मार्ग ही सुरक्षित मार्ग है। इसी मार्ग पर चलकर मार्क्सवाद से भी बचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं अंबेडकर के आर्थिक विचारों की। भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचारों की बात करें तो सबसे पहली बात कि अर्थशास्त्र उनका पसंदीदा विषय था। वे विद्यार्थी जीवन से ही अर्थशास्त्र विषय से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी स्नातक से लेकर पीएचडी तक की जो पढ़ाई थी वो अर्थशास्त्र विषय में ही की थी। वह भी दुनिया के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों में से एक, यानी कि उन्होंने जो अर्थशास्त्र की पढ़ाई थी वो दुनिया के अच्छे विश्वविद्यालयों में से की थी। अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर उनके शोध उल्लेखनीय हैं। सामाजिक मुद्दों पर काम करते हुए भी उनके कार्यों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष के साथ भी वे जुड़े हुए हैं। जब वे महिलाओं को उद्यमी बनाने की बात करते हैं तो दलितों को भी उद्यमी बनाने में सरकार की सहायता की बात करते हैं, यानी कि वो सभी वर्गों का आर्थिक उत्थान भी चाहते हैं। उनका मानना था कि आर्थिक उत्थान के बिना कोई भी सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी संभव नहीं हो सकती, यानी कि अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी नहीं हो सकती उसकी। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय मुद्रा यानी कि रुपए की समस्या, महंगाई तथा विनिमय दर, भारत का राष्ट्रीय लाभांश, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, इसके अलावा प्राचीन भारतीय वाणिज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त, भूमिहीन मजदूरों की समस्या तथा भारतीय कृषि की समस्या जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी शोध किया। बल्कि इन मुद्दों के साथ साथ उन्होंने संबंधित जो समस्याएं थी उनके तार्किक और व्यवहारिक समाधान भी दिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्थिक समस्याओं के प्रति व्यवहारिक सोच थी। वे मानते थे कि भारत के पिछड़ेपन का जो मुख्य कारण है वो भूमि व्यवस्था में बदलाव में देरी, यानी कि जो भूमि व्यवस्था चलती आ रही है उसमें बदलाव नहीं किया जा रहा है, जो देरी की जा रही है वही भारत के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। इसका समाधान वो मानते थे कि लोकतांत्रिक समाजवाद होना चाहिए जिससे आर्थिक कार्यक्षमता और उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कायापलट होगा, संभव होगा। आर्थिक समस्याओं के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी यही थी कि वे हस्तक्षेप के सिद्धांत में विश्वास करते थे। हस्तक्षेप का सिद्धांत होता है कि जो भी व्यापारी हैं या जो भी अर्थव्यवस्था में कार्य करने वाले लोग हैं उनको अपने फैसले खुद लेने का अधिकार हो, यानी कि सरकार का बहुत ही कम हस्तक्षेप उसमें होना चाहिए, तो उसे हस्तक्षेप का सिद्धांत कहते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक समाजवाद की वो निंदा करते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्थिक और सामाजिक असमानता पैदा करने वाले पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने की पुरजोर वकालत की थी, यानी कि वो समाजवादी व्यवस्था में विश्वास रखते थे, पूंजीवादी व्यवस्था में नहीं। आगे हम बात करते हैं उनके मूल्यांकन की। अभी हमने इतना कुछ उनके बारे में जाना, अब हम एक शॉर्ट में उनका मूल्यांकन देखते हैं। भारतीय संविधान बाबा साहब की अमूल्य देन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्थान आधुनिक सामाजिक विचारकों में सबसे महत्वपूर्ण है। टीके टोप्पू अंबेडकर का पांडित्य ज्ञान निसंदेह उच्च था। संभव है कि आने वाली पीढ़ियां अंबेडकर की राजनीतिक उपलब्धियों को याद ना रख पाए। ज्ञान के क्षेत्र में उनकी श्रेष्ठ उपलब्धि कभी विस्तृत नहीं होगी। राजनेता, सामाजिक क्रांतिकारी और बौद्ध धर्म के आधुनिक व्याख्याकार के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भुलाया जा सकता है, पर एक विद्वान के रूप में वे हमेशा ही अमर रहेंगे, यानी कि भले ही हम उनके द्वारा किए गए कार्यों को भूल जाएं लेकिन उनको भूलना फिर भी मुश्किल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मात्र दलितों का मसीहा कहना गलत होगा। असल में उन्होंने संपूर्ण मानवता को वैज्ञानिक सोच अपनाने, रूढ़ियों से मुक्त होने, अन्याय और अत्याचार खत्म करने तथा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने तथा न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने का संदेश ही सबको दिया था। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने जाने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक विचारों को। अगर आप इसी तरह से और भी राजनेताओं के राजनीतिक विचार मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।